हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। और फ्रेंड, आप जो है आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में मैं आपको जितने 50 सवाल बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सारे सवाल हैं। और यह सवाल जो एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आपको जो आने वाला एग्जाम है उन एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। हमारा पहला सवाल यह है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला सवाल यह है कि अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए साधारणीय कृषि में सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फसल चक्र। ठीक है, आपको फसल चक्र वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि जैविक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक कथन को जो जो गलत है उसको हमें ढूंढना है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैविक खेती उच्च तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होती है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा जैविक खेती के संबंध में। अगला देखेंगे सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनविकरणीय संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो अनविकरणीय संसाधन होता है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को क्षयशील और प्रदूषक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोयला को। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। एक सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लेशियरों का पिघलना और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का आना। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है कि अम्ल वर्षा के निर्माण में मुख्य योगदान किस गैस का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मुख्य योगदान होता है अम्ल वर्षा के निर्माण में। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि बंजर भूमि से क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य होता है प्राकृतिक या मानवीय कारणों से कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि के लंबे समय तक बने रहने को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रतिध्वनि, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल बड़ा है लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है कि प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय गुण धूप के चश्मे को पानी या सड़कों जैसे सतहों से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से होने वाली चौंध को कम करने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ध्रुवण। अगला सवाल है, वह कौन सा शब्द है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्राप्त ध्वनि ऊर्जा का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तीव्रता। अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डैश का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पोलेरॉइड। अगला सवाल है, प्राय आप किसी ऊंची बाड़ के पीछे से बोलते हुए व्यक्ति की आवाज़ सुन सकते हैं, भले ही आप उसे देख ना सकें। ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण इस घटना की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विवर्तन। अगला देखेंगे, जब जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयतन बढ़ता है लेकिन घनत्व घटता है। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है कि एक डॉक्टर एक रोगी को P बराबर -2.5D की क्षमता वाला लेंस प्रयुक्त करने की सलाह देता है। यह लेंस डैश किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसका मतलब ये है सवाल का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एक अवतल लेंस है जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है।
चलो अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, चलो देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बल और विस्थापन 90 डिग्री और 180 के बीच। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 20,000 हर्ट्ज की मानव श्रव्य सीमा से अधिक की आवृत्तियों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्ट्रासाउंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश की ऊर्जा फोटोन डैश का एक रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे जो आप ऐसा देख रहे हैं ना, ये डैश होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन को रखना होता है जो सवाल का सही आंसर होता है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो विद्युत की ऊर्जा की गणना के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। अगला सवाल देखेंगे। यदि एक वैज्ञानिक दो प्रकाश बल्बों की ऊर्जा निर्गत की तुलना करता है और उनके मानों को जूल में रिकॉर्ड करता है, तो ऐसी पद्धति में ऊर्जा को निरूपित करने के लिए किस विमीय सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ml² T-2। ठीक है, यह सूत्र होता है। अगला सवाल देखेंगे। विद्युत चालक पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निम्न प्रतिरोधक। ठीक है, चलो देखेंगे अगला सवाल। वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक द्वारा दर्शाई गई राशि किस विद्युत मात्रक के अनुरूप है। तो इसका रूप हो जाएगा अनुरूप ओम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। किसी अंतरक्रिया के दौरान किन निकायों पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दो अलग अलग निकायों पर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। तप्त पृष्ठ से गर्म वायु के ऊपर उठने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संवहन प्रक्रिया जो है वो उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है। मटर के पौधों की ऊंचाई जिसकी पहचान मेंडल द्वारा की गई थी किस प्रकार के लक्षण को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रभावी विशेषक लक्षण को दर्शाती है। चलो देखेंगे अगला सवाल। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो किस प्रकार का रोगजनक इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटोजोया। अगला सवाल देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल मृदा उच्च जल सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से मूल कोशिकाओं में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परासरण। अगला सवाल है। डीएनए और आरएनए डैश की दीर्घ श्रृंखलाओं से निर्मित बहुलक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। चलो अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि पौधों में वृद्धि की विभज्योतिक अवस्था में कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सक्रिय कोशिका विभाजन। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है और परिणाम स्वरूप अंगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अगला सवाल देखेंगे। मटर के पौधों में लक्षण स्वरूप बौना आकार किस युग्म विकल्पी एलील संयोजन द्वारा व्यक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना सारे ऑप्शन टी के ही हैं, मगर इसमें जो है छोटा टी और बड़ा टी इसका बहुत ही बड़ा महत्व, इनमें ही अंतर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो एक थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ी सी सरल व्याख्या में आप समझ लेना। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल। मधुमेह, कैंसर और अस्थमा को सामूहिक रूप से किस प्रकार के विकार के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है
गैर संचारी रोग के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, जीवित जीवों की कोशिका झिल्ली संरचना में लिपिडों का महत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे एक अवरोध बनाते हैं जो कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली वस्तुओं को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेशी कंकाली तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से मस्तिष्क के संरक्षण हेतु उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस खोपड़ी, खोपड़ी यानी कि स्कल। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा कार्य मुख्य रूप से मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो अस्थि स्वास्थ्य के लिए आंत्र में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने में सहायता करता है। विटामिन डी से जो है कैल्शियम की बीमारी के जो है वो खत्म हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे, आनुवंशिकी में जीन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, शरीर में वृद्धि और उपचार की प्रक्रिया को कौन सा खाद्य घटक सहायता प्रदान करता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन। अगला सवाल है, मनुष्यों में प्रोटीन के पूर्ण पाचन से किन पदार्थों का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डायबिटीज मेलिटिस का एक सामान्य लक्षण है? तो इसका सामान्य लक्षण होता है बार बार मूत्र त्याग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बार बार पेशाब आना। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अधिकांश सजीवों में आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अणु उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डीएनए। अगला देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की रेशेदार फसल का एक उदाहरण है? फाइबर क्रॉप, ठीक है, यानी कि फसल रेशेदार फसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जूट। अगला सवाल है, पादपों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोफिल। अगला सवाल है, भारत में मुख्य कैंसर की घटनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस हानिकारक पदार्थ के बार बार सेवन से प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, मुख कैंसर यानी मुंह का जो कैंसर होता है वो किसके कारण से होता है ज़्यादातर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तंबाकू का सेवन करने से। तंबाकू का अधिक ज़्यादा सेवन करने से मुख का कैंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के सही सूत्र का चयन कीजिए। तो एल्यूमिनियम का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि Al2SO4 3। अगला सवाल देखेंगे, वे कौन से तत्व या यौगिक हैं जिनका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल AgBr। अगला देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की गैसीय अवस्था का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? ठीक है, तो अभिलक्षण हो जाएगा नगण्य अंतर आणविक बल और उच्च संपीड्यता, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है क्रिस्टलीकरण, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको इस वीडियो में 50 सवाल बता दिए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार इस टेस्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए, सिर्फ प्रीवियस पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना।
अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।